Hello everyone. In the last class, we have studied the Q value of the reaction. Proceeding towards the next topic related to Q value of reaction, that is exergic and endergic reactions and their Q values. So in the last class, we have studied the Q value of reaction Q equal to EY plus EB minus E, where EY and EB are the product nucleus and outgoing particle, and EA here is the projectile. So in the exergic reaction, exergic as the name tells us, exergic means energy is released. So in case of exergic reaction, Q is positive, means energy is liberated in the nuclear reaction, and it is also known as exothermic reactions. In this case, the total kinetic energy of product is more than the total kinetic energy of reactant. तभी हमारी एनर्जी रिलीज होगी जब प्रोडक्ट साइड की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट साइड. तो क्या होगा, अगर मैं प्रोडक्ट साइड की बात करूं तो हमारे पास क्या है, ई वाई प्लस ई बी एंड शुड बी ग्रेटर देन ई ए. अब ई एक्स क्यों नहीं लिया हमने हमने पहले ही वो डिस्कस किया था कि जो हमारा हिटिंग या टारगेट न्यूक्लियस है वो हमारा रेस्ट पे है. ठीक है, तो यहाँ पर जो ई ए था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन में था, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी है. और टकराने के बाद जो डॉटर न्यूक्लियस है, या फिर आप कह सकते हो प्रोडक्ट न्यूक्लियस या आउटगोइंग पार्टिकल, प्रोडक्ट न्यूक्लियस और आउटगोइंग पार्टिकल दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, दोनों मूव करेंगे. तो देयरफॉर अगर हम बात करें एनर्जी और मास एनर्जी कंजर्वेशन की, देन देयर विल बी डिक्रीज इन मास, दैट इज टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि मास ही तो कन्वर्ट होगा एनर्जी में. तो अगर मैं बात करूं टोटल मास रिएक्टेंट साइड तो क्या होगा, एम एक्स प्लस एम ए. और अगर एनर्जी की टर्म्स में बात करूं तो इंटू सी स्क्वायर. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, एम वाई प्लस एम बी इंटू सी स्क्वायर. सी मिसिंग है, यहाँ पे सी आएगा, सी स्क्वायर आएगा. तो अगर मैं एक्सर्जिक रिएक्शन की बात करूं, मतलब जो मास होगा रिएक्टेंट साइड वो ज्यादा होगा किससे, प्रोडक्ट साइड से, तभी तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी. तो एम एक्स प्लस एम ए इज ग्रेटर देन एम वाई प्लस एम बी. तो अगर मैं एक्सर्जिक रिएक्शन लेती हूँ और मैं बोलती हूँ जो हमारा ई ए है, एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, अगर वो जीरो है, इन केसेस में जो क्यू वैल्यू होगी रिएक्शन की वो हम कैसे निकालेंगे. देखिए हमने लास्ट क्लास में ये एक्सप्रेशन निकाला था स्पेशल केस में, ई इज इक्वल्स टू एम ए माइनस एम वाई प्लस ई बी एम बी प्लस एम वाई बाई एम वाई. अगर यहाँ पे ई ए की वैल्यू जीरो आ जाती है तो जो टोटल क्यू वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ई बी एम बी प्लस एम वाई अपॉन एम वाई. तो इसी को यूज किया है यहाँ पे. तो क्यू वैल्यू क्या आ जाएगी, ई बी एम बी प्लस एम वाई अपॉन एम वाई. नाउ ई बी की वैल्यू निकालेंगे तो बाकी सारी चीजें लेफ्ट साइड पे चल जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, एंड वी विल गेट एम वाई अपॉन एम बी प्लस एम वाई इंटू क्यू. अगर मैं बात करूं इस केस में क्यू वैल्यू की, तो देखो रिएक्टेंट साइड का तो कुछ लेना ही नहीं है, तो जो टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो ऐड हो रही है ना. तो टोटल एनर्जी किसकी, प्रोडक्ट न्यूक्लियस की, और किसकी आ रही है हमारे पास टोटल एनर्जी, एक तो प्रोडक्ट न्यूक्लियस की आ गई और एक किसकी आ जाएगी, आउटगोइंग पार्टिकल की. तो अगर मैं इस केस में बात करूंगी तो हमारे पास ये आएगा. नाउ अगर मैं बात करती हूँ एंडोअर्जिक रिएक्शंस की. अब एंडोअर्जिक रिएक्शन क्या होता है, देखिए एंडोअर्जिक नाम से ही पता लग रहा है इसके अंदर कुछ एनर्जी कंज्यूम होगी स्टार्टिंग में रिएक्शन में. तो एनर्जी कंज्यूम होगी मतलब क्या है, व्हेन क्यू इज नेगेटिव, और आप ऐसे लिख सकते हो माइनस क्यू इज पॉजिटिव, मतलब एनर्जी रिएक्टेंट साइड कंज्यूम होगी. तो इस टाइप की रिएक्शंस को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक और एंडोअर्जिक रिएक्शन. दिस एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल. एनर्जी हम किस फॉर्म में सप्लाई करते हैं, इंसिडेंट पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी देते हैं. कहता है कुछ पार्ट जो है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है,
incident particle that is imparted to the kinetic energy of the product nucleus and outgoing particle. जब हम एनर्जी देते हैं इनसे आपका इंसिडेंट पार्टिकल को, तो उसका कहाँ जाती है वो एनर्जी, फिर वो कन्वर्ट वो किसके पास जाती है, प्रोडक्ट न्यूक्लियस के पास और आउटगोइंग पार्टिकल के पास। कहता है न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर अगर एब्जॉर्प्शन होता है तो मतलब मेन क्या है, हमने सप्लाई करनी है एनर्जी, हमने देनी है रिएक्शन कराने के लिए, और जितनी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है प्रोजेक्टाइल को ताकि न्यूक्लियर रिएक्शन हो पाए, उस मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी और रिएक्शन थ्रेशोल्ड। नाउ एक्सप्रेशन फॉर थ्रेशोल्ड एनर्जी, अगर हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम इमेजिन करते हैं एक इंटरमीडिएट स्टेज न्यूक्लियर रिएक्शन की। कैसी स्टेज है देखिए, इसके अंदर मैंने मान लिया क्या बन रहा है, मेरा कंपाउंड न्यूक्लियस बन रहा है कोई भी, रिएक्टेंट साइड वही एक्स है और ए है, ए हमारा क्या है प्रोजेक्टाइल, ठीक है, और एक्स हमारा टारगेट न्यूक्लियस। तो अगर मैं मास की बात करूं तो जो कंपाउंड न्यूक्लियस का मास है वो किसके बराबर होता है, जो हमारा जो टारगेट न्यूक्लियस है और हमारा जो पार्टिकल है जिससे हम रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो कंपाउंड का मोमेंटम क्या होगा, mc/vc, ठीक है। इनिशियली अगर मैं बात करूं, जो हमारा टारगेट न्यूक्लियस है वो तो रेस्ट पे होता है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल ही तो होता है हमारा मोशन में, तो उसका तो कोई मोमेंटम ही नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ मोमेंटम किसकी वजह से होगा, प्रोजेक्टाइल की वजह से, तो ma/va। नाउ यहाँ से vc की वैल्यू निकालेंगे तो ma/va/mc आएगा, और अगेन ऊपर mc को हम क्या लिख सकते हैं, mx प्लस ma। तो ये vc क्या है, वेलोसिटी ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस। अब अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², तो हाफ mc/v²। कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन होने के लिए जो हमारा इंसिडेंट पार्टिकल है हमें उसे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी कंपाउंड न्यूक्लियस के पास है तो वो एनर्जी उसके पास भी तो गई है, और कुछ आउटगोइंग पार्टिकल के पास भी जाएगी, तो टोटल कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, -q प्लस हाफ mc/v²। और इस एनर्जी को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ई थ्रेशोल्ड फॉर ऑफ एंडोएर्जिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ई एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ई थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ ma/va²। क्यों हाफ ma/va² क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि इनिशियली तो सिर्फ हमारा ये चीज ध्यान में रख के चलिए, इनिशियली तो हमारा प्रोजेक्टाइल ही मोशन में है, उसके पास ही काइनेटिक एनर्जी है, और ये किसके बराबर होनी चाहिए, जो अभी हमने ऊपर बताया इसके बराबर रख दी हमने। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकाली तो हाफ ma/va² माइनस हाफ mc/v², ये माइनस Q की वैल्यू आ गई। अब इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो हाफ ma/va² माइनस हाफ mc क्या है, मास ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस, और वो किसके बराबर होगा, mx प्लस ma के, अभी हमने ऊपर बताया। v की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली थी, ma/v/mx प्लस ma, वो पुट कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा सारी टर्म्स का। अब इन सब में से हाफ ma/v² कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस ma, mx प्लस ma से एक mx प्लस ma कट गया, तो ma बचा, एक ma बाहर चला गया था, va² बाहर चला गया, तो ma/mx प्लस ma। नाउ q माइनस q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास हाफ ma/va²। अब एलसीएम लोगे इसे सॉल्व करोगे तो mx प्लस ma, mx प्लस ma माइनस ma से ma कट गया, तो mx/mx प्लस ma। नाउ तो माइनस q की वैल्यू क्या आ गई, हाफ ma/va² क्या है, ई थ्रेशोल्ड, तो ई थ्रेशोल्ड के टर्म्स में लिख दिया हमने। तो यहाँ से ई थ्रेशोल्ड की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, तो माइनस q इंटू mx प्लस ma/mx। दिस इज द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। अगर कहते हैं
हम गामा रेस का यूज कर रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन को करवाने के लिए हम गामा रेस का यूज कर रहे हैं, तो मास क्या हो जाएगा 0। तो उस केस में थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो जाएगी 0। तो ये सब खत्म हो जाएगा, मास तो 0 हो जाएगा ना उसमें, क्योंकि एनर्जी इतनी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मास, तो मास तो नेग्लेक्ट कर देते, तो मास इज इक्वल टू 0। और गामा रेस की बात करें तो नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फिजन। फिजन नाम से ही पता है, हम पहले ही बहुत बार पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियर फिजन, फिजन मीन्स क्या होता है ब्रेकिंग। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक हैवी न्यूक्लियर स्प्लिट होगा lighter nuclei में of comparable masses with the liberation of huge amount of energy। 1938 में हैन एंड स्ट्रेसमैन ने डिस्कवर किया था, जब यूरेनियम लिया था उसने यूरेनियम को बम्बार्ड किया था, यूरेनियम 92 235 को बम्बार्ड किया था न्यूट्रॉन के साथ। तो उसने क्या देखा, क्या मिला, बेरियम क्रिप्टॉन विद द एमिशन ऑफ 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज अबाउट 200 MeV पर फिजन। और कहते हैं जो न्यूट्रॉन ऑब्टेन हुए फिजन के बाद, ये दिख रहा है ना 3 0 and 1, ठीक है, इन न्यूट्रॉन को क्या बोला उसने, सेकेंडरी न्यूट्रॉन, एंड क्यू इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन द फिजन। नाउ मास डिफेक्ट अगर मैं निकालू इस रिएक्शन का, the mass effect of this reaction, that is decrease in mass when reactant change into product, ठीक है, वो कितना आया 0.2153 AMU। और जिसकी एनर्जी इक्विवेलेंट की अगर बात करूँ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 931 से मल्टीप्लाई करते थे, हमने पहले भी किया है ऐसा, तो 200.4 मतलब 200 MeV एनर्जी मिली हमें। और ये एनर्जी किस फॉर्म में अपीयर हुई, इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, फ्रेगमेंट्स की और सेकेंडरी न्यूट्रॉन की फॉर्म में, सेकेंड न्यूट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। कहता है जितने भी 3 न्यूक्लियन, जैसे 3 न्यूट्रॉन निकले इस रिएक्शन में, ये फर्दर रिएक्शन करेंगे और ये प्रोसेस चलता रहता है, कब तक, जब तक ये पूरा यूरेनियम यूटिलाइज नहीं हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। इसी की अगर मैं बात करूं तो ये जो अभी हमने यूरेनियम 235 92 235 जो हमारा फिशनेबल मटेरियल है, अगर हम इसको यूज करते हैं तो बेरियम क्रिप्टॉन बनता है, 3 न्यूट्रॉन बनते हैं, फिर ये फर्दर चलती रहती है रिएक्शन, ठीक है। ये जो 3 न्यूट्रॉन्स होते हैं ये स्लो डाउन हो जाते हैं, ठीक है, फिर से आगे रिएक्शन को कैरिड आउट करते हैं, फिर हमारे 9 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं एंड सो ऑन, न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई होते रहते हैं, ठीक है, और जिससे फ्यूजन रिएक्शन भी बढ़ती रहती है, ठीक है। अब जिससे क्या होता है, अगर एक बार हमने इनिशिएट कर दी रिएक्शन तो वो चलती रहती है, अगर हमें उसे खत्म करना है तो हमें न्यूट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। देखिए इस फिगर में, देखिए यहाँ पर, बल्कि सारे न्यूट्रॉन्स तो यूटिलाइज भी नहीं होते, कुछ न्यूट्रॉन ऐसे चले जाते हैं जिन्हें हम लॉस्ट न्यूट्रॉन कहते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेज में 1 न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की यूरेनियम से, बेरियम क्रिप्टॉन मिला, 3 न्यूट्रॉन मिले जिसमें से 2 यूटिलाइज हुए, 1 लॉस हो गया। फिर से अगर मैं बात करूँ फर्दर 3 इलेक्ट्रॉन मिले, 1 लॉस 1 एंड ये प्रोसेस चलता ही रहता है, ठीक है। अब कहते हैं, यहाँ आ जाइए, ये जो प्रिंसिपल है इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारा एटम बॉम्ब, दैट इज अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अभी ये हमने फिगर में दिखाया है, यही है, विच इज एज्यूम्ड जो 1 न्यूट्रॉन है ऑन एन एवरेज एब्जॉर्ब होगा और 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और आगे फर्दर 2 न्यूट्रॉन यूज होंगे, एक तो हमारा लॉस्ट न्यूट्रॉन रहता है। कहता है ये रिएक्शन अगर ऐसे ही चलती रहे तो ये अनकंट्रोल्ड बन जाती है, तो इसीलिए हमें जो ये यूरेनियम का लंप लेते हैं या यूरेनियम लेते हैं वो बड़े, उसका साइज बड़े उससे देखना पड़ता है, उसका मिनिमम साइज लेना होता है, अदरवाइज जो न्यूट्रॉन होते हैं वो एस्केप आउट हो जाते हैं, ठीक है। एंड कई बार ऐसा होता है रिएक्शन रुक भी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले मेन हमारा मकसद क्या है, कंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। कंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है कि जो हम न्यूट्रॉन ले रहे हैं उसका साइज एक पर्टिकुलर साइज होना चाहिए,
और कितने न्यूट्रॉन हमें बीच में निकालने हैं, क्या करना है, वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे। कहता है अगर एक न्यूट्रॉन ऑन एन एवरेज 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है हर फिजन में, ठीक है, तो कह रहा है जो फर्दर फिजन होगा, ठीक है, तो उसमें जरूरी नहीं है सारे न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएं, कुछ हमारे एस्केप आउट हो जाते हैं, ठीक है। कहते हैं इसी तरीके से अगर मैं आइदर एब्जॉर्ब और एस्केप देन द न्यूक्लियर रिएक्शन विल प्रोसीड इन अ कंट्रोल मैनर and its rate will remain constant. Such reaction is used in nuclear reactor. आगे हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर जिसके अंदर हम कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। कुछ हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कराने के दौरान। सबसे पहला है लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन फ्रॉम द सिस्टम। कई बार क्या होता है कुछ न्यूट्रॉन जो है एस्केप आउट हो जाते हैं, ठीक है, और जो कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में आगे पार्ट नहीं लेते। ये जो लीकेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इसको हमें रिड्यूस करना है। किसकी हेल्प से रिड्यूस कर सकते हैं? बाय यूज ऑफ सम प्रॉपर रिफ्लेक्टर इन द डिजाइन ऑफ रिएक्टर। कुछ रिफ्लेक्टर्स यूज करें जो न्यूट्रॉन को रिफ्लेक्ट कर दे वापस रिएक्शन के अंदर। सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय इम्प्योरिटी। कई बार क्या होता है जब हम यूरेनियम लेते हैं कुछ इम्प्योरिटीज भी होती हैं, तो जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स हैं उनको इम्प्योरिटीज एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, और वो इम्प्योरिटीज फिशनेबल नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ फिशनेबल मटेरियल ऐसा सेलेक्ट करना होता है दैट इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी, ताकि लॉस जो है न्यूट्रॉन्स का वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन बाय यूरेनियम 238। अगर मैं यूरेनियम 238 की बात करूँ, ठीक है, हमारे पास 3 आइसोटोप नेचुरली मिलते हैं यूरेनियम के, दैट इज 233, 235, 238, ठीक है, जो कि हमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में मिलते हैं। अगर हम इनकी क्वांटिटी की बात करें तो 0.006% हमें मिलता है 233, 0.714% मिलता है 235, और सबसे ज़्यादा हमें मिलता है 238, दैट इज 99.28%। तो अगर मैं यूरेनियम 238 की बात करूं तो वो रेडिली कैप्चर कर लेता है फास्ट न्यूट्रॉन को, ठीक है, और कन्वर्ट हो जाता है 239 में विदाउट अंडरगोइंग फिजन। फिजन होता ही नहीं है। It is therefore not possible to start chain reaction with natural uranium. तो नेचुरल यूरेनियम की हेल्प से हम चेन रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या चाहिए? नीड ऑफ मॉडरेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स टू थर्मल स्पीड एंड मॉडरेटर्स। तो हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, हम मॉडरेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब मॉडरेटर्स क्या होते हैं, क्या जरूरत है मॉडरेटर्स की? देखिए, अगर मैं यूरेनियम 238 की बात करूं, अगर उसने कैप्चर कर लिया फास्ट न्यूट्रॉन को, ठीक है, लेकिन मैंने अभी बताया ऊपर की फिजन रिएक्शन तो होगी नहीं, बट कैप्चर्स द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस आइसोटोप इज वेरी स्मॉल फॉर थर्मल न्यूट्रॉन, whereas that of isotope 235 is very large for thermal neutrons. तो कहता है जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं वो चेंज हो जाते हैं थर्मल न्यूट्रॉन्स में, then the absorption of neutrons can be reduced and the absorption of neutron by uranium 35 be increased by further fission of 235 can be made possible. तो इसलिए 235 को हम यूज करते हैं मोस्टली। तो कहते हैं अगर मैं कुछ सब्सटेंस की बात करूं जिन्हें हम मॉडरेटर्स कहते हैं, जिनका फंक्शन क्या है, फास्ट न्यूट्रॉन को क्या करना, प्रोड्यूस करना, ताकि इजीली फिजन रिएक्शन हो पाए विदाउट देयर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब ना हो, फिजन रिएक्शन हो पाए। नेक्स्ट इज साइज, क्रिटिकल साइज। आप कहता है जब भी हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं तो हम देखते हैं जो हम साइज ले रहे हैं फिशनेबल मटेरियल का, वो क्या ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्शन होती है, और वो पर्टिकुलर साइज होता है जो हमें लेना होता है कंट्रोल और कंप्लीट न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के लिए। दैट साइज इज नोन एज क्रिटिकल साइज, ठीक है। अब कहता है अगर मुझे सस्टेन न्यूक्लियर रिएक्शन करनी है, ठीक है, यूरेनियम के साथ, तो जो न्यूट्रॉन्स लॉस्ट हो रहे हैं लीकेज की वजह से या एब्जॉर्प्शन की वजह से, ठीक है, मैं चाहती हूँ ये कम से कम हो और मिनिमाइज हो। ये पॉसिबल कब होगा, जो हम यूरेनियम यूज कर रहे हैं उसका पर्टिकुलर साइज हो। कहता है अगर मैं चेन रिएक्शन की बात करूँ,
जैसे ही वो स्टार्ट होती है, ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कांस्टेंट रेट से चलती रहे, ठीक है, और स्लो डाउन हो जाए, आराम से चलती रहे, तो वो कह रहा है किस पे डिपेंड करेगा, वो सारा किस पे डिपेंड करेगा, न्यूट्रॉन पे, न्यूट्रॉन, और जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर, दैट इज के, एंड इट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन टू द रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन, कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने लॉस हो रहे हैं, उनकी रेशियो जो कहलाती है, दैट इज नोन एज न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर, दैट इज डिनोटेड बाय के। कहता है इसके सस्टेन्ड न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए, स्टेडी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, मतलब दोनों की रेशियो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। कहता है उस अगर 1 होती है तो उसे हम बोलते हैं उस टाइम जो यूरेनियम का साइज है, दैट इज क्रिटिकल साइज, एंड द मास इज क्रिटिकल मास। अगर के की वैल्यू 1 से ज्यादा है, the rate of reaction increases with time and explosion is caused at explosion भी हो सकता है अगर के की वैल्यू 1 से ज्यादा है, मतलब जितने निकल रहे हैं न्यूट्रॉन और उनकी जितने लॉस हो रहे हैं, अगर उनकी रेशियो 1 नहीं है, 1 से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होता है, एक्सप्लोजन भी हो सकता है, एंड द साइज ऑफ फिशनेबल मटेरियल इन दिस केस इज नोन एज सुपर क्रिटिकल। इस केस में जो साइज होता है फिशनेबल मटेरियल का, यूरेनियम का, उसे हम क्या कहते हैं, सुपर क्रिटिकल साइज, और इस साइज को हम यूज करते हैं एटम बॉम्ब के अंदर। अगर के की वैल्यू लेस देन 1 है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस till it stops and finally the size of material is known as subcritical। इस केस में जो साइज होता है उसे हम क्या कहते हैं, सबक्रिटिकल। thermal neutrons are slow neutrons or low energy neutrons at room temperature T is equals to 300 Kelvin, and the kinetic energy of the thermal neutron is kT, where K is Boltzmann constant, and this energy is nearly equal to 0.026 electron volt, and it corresponds to velocity of 2.2 kilometer per second of neutron। जो थर्मल न्यूट्रॉन्स होते हैं दैट आर नोन एज स्लो न्यूट्रॉन, उनकी एनर्जी बहुत कम होती है, और रूम टेम्परेचर पे अगर मैं बात करूँ 300 केल्विन पे, जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की कितनी होनी चाहिए, के टी, वेयर के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, and that is nearly about 0.026 electron volt, and it corresponds to velocity of about 2.2 kilometer per second of neutron। So that's all about the today's class। hope so सबको क्लियर होगा, बेसिक कंसेप्ट है ये हमारे न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर। हमारी फिजन रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या होती है, और क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन पे न्यूक्लियर रिएक्शन डिपेंड करती है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में और कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में। होप सो यहाँ तक सबको क्लियर होगा। सो थैंक यू।